चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सवाल है। सेम तरीके से कहा गया एबीसी में एंगल ए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एसी और बीसी का जो लेंथ है वो 6 और 10 है। डी जो है वो एबी के ऊपर है कि बीडी का मान 4 है, सीडी का मान कितना होगा। ये सवाल आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए सवाल कितना सिंपल है, आप इसको खुद से चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। एक आपको कहा गया है कि एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, एंगल ए पर राइट है, तो एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पर एसी का मान कितना दे रखा है और बीसी का, तो एसी का मान 6 है और बीसी का मान कितना है 10 है। अब जब राइट एंगल है, ये 10 है ये 6 है, तो ऑटोमेटिक ये हमारा 8 हो जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से। डी किस पर है, तो डी नाम का पॉइंट हमारे ए बी के ऊपर है, तो डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट BD बराबर, ये BD का मान कितना है, BD का मान 8 है। ठीक है, ये AB का मान 8 है, BD का मान 4 है, तो ये भी मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमसे CD का मान पूछा गया, बता दो, हमसे CD का मान पूछा गया है। यहाँ पर ये C से लेकर D तक का मान पूछा गया है। इतना आसान सवाल हो पाएगा बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। CD का स्क्वायर बराबर कितना, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 36 जमा 16, 36 और 16 कितना हो गया, 36 से 42 52, 52 को बोलोगे 2√13 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ, ये 10 था ये 6 था तो 8 आ गया, 8 में ये 4 दिया है तो ये भी 4 है, ये 6 है 4 है, तो हमें हाइपोटेनस का मान निकालना है। आ जाइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बी के ऊपर। ठीक, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया था। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, किसके ऊपर है, तो देखते चलो। ठीक है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है, बट बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इस सवाल को बनाया जा सकता है। कहा गया है देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बी पे है, तो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। उसके बाद कहा गया है एबी का मान कितना है, तो 7 है, और AC माइनस बीसी, AC माइनस बीसी, AC और BC का जो अंतर है वो 1 का है। आप मुझे खुद बताओ कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जहां पर एक वैल्यू 7 की होती है और हाइपोटेनस और यहां पर बेस का जो अंतर होता है वो 1 का होता है। तो आप बोलेंगे सर 7, 24 और 25, मतलब आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये सवाल ट्रिपलेट का है कि यहां पर 7, 24 और 25 ये एक ट्रिपलेट बनाएंगे, जहां पर 25 में से 24 जाएगा तो अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया बताओ सेक सी और कॉट ए। सेक सी यानी यहां पर सेक ऑफ एंगल सी लेना है और कॉट ऑफ एंगल ए लेना है, इसका मान बताना है। तो खुद कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, सेक और सी देखेंगे। अब जब एंगल सी को देखेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। तो सेक सी की बात करते हैं तो हाइपोटेनस इसके लिए कितना होगा, तो 25, और बेस कितना होगा, तो 24 होगा। कोई समस्या की बात। उसी तरीके से अब हमसे कहा गया है कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए। तो जब आप एंगल ए को लेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा 24, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 25, हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट tan का उल्टा। बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, प्यारे बेटा पप्पू हाय है बोल, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कोई समस्या की बात। अब यहां पर एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कितना है, तो बोलेंगे सर 7 है, परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलेंगे सर 24 है, तो 7/24। सवाल में कहा गया है कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 25/24 और 7/24। जरा दोनों को जोड़ो, 25 और 7 कितना आ गया, तो 32/24, और 32/24 को कितना, 4/3 भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। एबीसी देखो क्या कहा गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी क्या है, ट्रायंगल है, जहां पर एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज है। मतलब अब ये जो ट्रायंगल कहा गया ना, ये ट्रायंगल आपको ऑब्ट्यूज के बारे में कहा गया, अधिक कोण के बारे में कहा गया है। क्या अधिक कोण आपको पढ़ाया है, थ्योरी में एक एक बातें समझाई हैं, बताइए। तो अगर थ्योरी में एक एक बातें समझाई हैं तो अधिक कोण के बारे में जरा प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, अधिक कोण बनता कैसे है। ठीक है, यहां पर ये एक हो गया लाइन, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई।
बहुत घनघोर समस्या है। यहाँ पर ये हमसे कहा गया है कि B जो है ना वो अधिक कोण है, यानी ये हमारा त्रिभुज ABC ऐसा बना हुआ है ABC, जहां पर B जो है वो ऑब्ट्यूज है। AD को परपेंडिकुलर बनाया जाता है C से लेकर B तक। CB को क्या करो, CB को बहुत लंबा ले जाओ, ये CB को थोड़ा सा जो है ये लंबा लेकर जाओ, और इसी लंब पर किसको डाला गया है, तो यहीं पर आपको AB नाम का एक लाइन डाला गया है, ये परपेंडिकुलर है। ये AD नाम का पॉइंट जो है ये AD परपेंडिकुलर है CB को लंबा आगे खींचने पे। सवाल में कहा गया है यदि AB का मान आपका कितना है 8 है, BC का मान कितना है 7 है, BD का मान यानी यहां पर इसका मान 4 दे रखा है, तो आपसे आपका एग्जामिनर किसका मान पूछता है, AC का मान पूछता है। देखो जब आपको पाइथागोरस पढ़ा रहे थे तो आपको यही तो बातें सिखा रहे थे कि पाइथागोरस को आप लोग जितना हल्के में लेते हैं, असल में ये उतना हल्का होता नहीं है, इसके ऊपर हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये 8 दिया गया है और ये 4 दिया गया है, तो आपको AD का मान निकालना पड़ेगा। जब आपका AD का मान आ जाएगा और आपका पूरा DC जो है वो यहाँ पर 11 है, तो क्या आप AC का मान नहीं निकाल पाएंगे? मतलब ये जो सवाल है ये टोटली किस पर बेस्ड है, तो पाइथागोरस पर बेस्ड है। समझ में आ गया बात? पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम पर है। अगर ये 8 है और ये 4 है तो सीधा का सीधा क्या बोलेंगे, AD का जो मान होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से कितना घटाओगे, 16 घटाओगे। ठीक है, 64 में से कितना घटाओगे, 16, तो 64 ये हो जाएगा 56 46, तो हो जाएगा रूट अंडर आपका कितना 46 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट 14 से 6 गया तो 8 आ जाएगा, और 5 से 1 गया 4, रूट अंडर 48 आ जाएगा। एक पल के लिए रूट अंडर इसको 48 ही रखो। AD का मान कितना आ गया, तो रूट अंडर 48 आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें AC का मान चाहिए। तो AC का जो मान आएगा, AC का मान कैसे करोगे, तो रूट अंडर AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर कितना होगा, तो रूट अंडर 48 प्लस हमें DC का स्क्वायर चाहिए 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169, 169 का रूट करोगे तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्पीड होगी तो आप आंसर जल्दी बता पाएंगे, स्पीड नहीं होगा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 64 से 16 गया 48, ये हमारा 48 है, रूट अंडर 48 इसको रहने दो, ये 11 है। रूट 48 का स्क्वायर 48 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 169 का रूट 13 होता है। आंसर आप दे पाएंगे। चलिए आ जाइए दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एक राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर जो है समद्विबाहु त्रिभुज तो है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और वो समबाहु भी है, वो समद्विबाहु भी है और वो समबाहु भी है, मतलब वो राइट एंगल भी है और आइसोस्केलस भी है। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि देखो ये आपका ABC है। ठीक है, और यहाँ पर ABC के साथ बड़ी अच्छी बात कही गई है। देखो ये पेपर में आपका मेंसुरेशन में पूछा जाता है, और इसका सवाल जितना आसान, ठीक है, जितना लंबा होगा सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। आपको क्या कहा जाता है कि ये आपका A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ये आपको कहा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाते हैं हाइपोटेनस पे और एक परपेंडिकुलर पे, मतलब यहाँ पर एक इक्विलेटरल बनाओगे, वहां पर इक्विलेटरल। फोटो बना देते हैं, बाकी ऐसे बिना फोटो बनाए भी उत्तर दे सकते हो। इक्विलेटरल बनाने का मतलब क्या हो गया, ये जितनी AC भुजा है उतनी ही भुजा ये दोनों के दोनों होंगी, और यहाँ पर इक्विलेटरल बनाओगे तो जितनी भुजा यहाँ पर AB होगी उतनी ही भुजा का यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। क्या कहा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन किया गया है परपेंडिकुलर, मान लो ये पॉइंट आपका X हो गया और ये पॉइंट आपका Y हो गया। साथ में ये क्या है, तो आइसोस्केलेस भी है, यानी अगर मैं इसको 1 यूनिट मानूं तो ये 1 यूनिट होगा और ये √2 होगा। समझ में आ गया, ये 1 है तो ये 1 है तो ये √2 है। अब अगर ये 1 है तो हमारा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये √2 है तो हमारा ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपने ड्रॉ किया है, पहले वाले को हाइपोटेनस में किया है, दूसरे वाले को परपेंडिकुलर पे किया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस वाले का एरिया H है और परपेंडिकुलर वाले का एरिया A है। ठीक है, हाइपोटेनस वाले पे इसका एरिया कितना है, तो H है, और इसका एरिया कितना है, तो A है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बताओ A/H का जो मान होगा वो कितना होगा।
ठीक है, a अपॉन एच का यानी एरिया का जो मान होगा a अपॉन एच का वो कितना होगा। ठीक, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर √3/4 इंटू साइड कितना है, तो साइड है हमारा √2 का स्क्वायर। ठीक है, √3/√3 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, यानी 1/2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1/2 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन क्या हमें इतना करने की जरूरत है क्या पेपर में, क्या हमें इतना करने की आवश्यकता है। जहां पर ये सवाल में कहा गया है तुम इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो या इस पे तुम इक्विलेटरल बना रहे हो, इस पे इक्विलेटरल बना रहे हो, उनके एरिया का अनुपात बताओ, तो नहीं करने की आवश्यकता है। आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सीखिएगा, बड़े बड़े सवालों को भी आप सेकंडों में बना पाएंगे। जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे और मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में जब आप आएंगे तो आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी वहां बताई जाएगी जो अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, ताकि मेंसुरेशन का आप इंतजार ना करें। आपके सामने मैं बना रहा हूं यहां पर टोटल 3 ट्रायंगल, देखते चलेंगे। ठीक, और 3 ट्रायंगल क्या, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, 3 से लेकर 4 त्रिभुज, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, 3 ही बनाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, 3 ही ट्रायंगल बनाते हैं और तीनों पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ नया अभी सीखने वाले हैं आप। ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुछ अच्छा और जबरदस्त सीखने वाले हैं आप। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मानो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे एक रेक्टेंगल बना दिया है और उसके परपेंडिकुलर पे एक रेक्टेंगल बना दिया है। उसी तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, अब यहां पर देखो तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे अब मैं क्या बना दूंगा, देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका इस्तेमाल करके मैं एक ट्रायंगल बना दूंगा। ठीक है, इसके हाइपोटेनस को इस्तेमाल करके एक यहाँ ट्रायंगल बना दी जाएगी आपको कि इसके हाइपोटेनस पर क्या है, तो इसके हाइपोटेनस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और फिर इसी का इस्तेमाल करके इसके किसी परपेंडिकुलर पे भी एक ट्रायंगल बना दिया जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में दिया जाएगा। लेकिन सब का आंसर इतना सिंपल होगा ना, आपकी क्लास नोट्स इतनी खूबसूरत बनेगी, इससे कोई लिमिट नहीं है, एकदम रंग बिरंगा जो है वो बनेगा। अब यहां पर एक ये हो गया, सब का जो है आपको दिया जाएगा, देखते चलेंगे। टोटल 3 फिगर है हमारे और तीनों के तीनों जबरदस्त बनेंगे। और ये रहा आपका तीसरा फिगर जो कि काफी शानदार होगा। एक और यहाँ पर मैं आपको कुछ पेंट वेंट नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर इसको तीनों साइड में मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
अब आप मेरी बात को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी भुजाएं कैसी हैं, तो जैसे मानो इसकी भुजा ये ए है, इसकी भुजा ये बी है, इसकी भुजा सी है। यहाँ पर भी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर इनकी भुजाएं हो गई, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं कि उनके साइडों को इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं है आप यहां पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, आप यहां पर भी इस वाले तीसरी भुजा पर भी एक और स्क्वायर बना लेते हैं, तो भी क्या होता है, जैसे मानो यहां पर सिंपल हो गया ना, एक नीचे भी बना लो, नीचे भी बना लो, यहां नीचे भी, मतलब हाइपोटेनस का इस्तेमाल करके, परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके, बेस का इस्तेमाल करके, हाइपोटेनस का इस्तेमाल करके, परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके, बेस का इस्तेमाल करके, इस तरीके से आप जो है अलग अलग क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे। तो उनसे आपसे पूछा जाएगा जो अलग अलग यहाँ पॉलीगन्स बनेंगे, वो पॉलीगन का मान क्या होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा ए है, बी है, सी है, ठीक है, यहां पर भी ये ए बी को अंदर डाल दो ताकि, तो उस केस में हमारा ये जो पॉलीगन्स बनेंगे, इनके क्षेत्रफल का, इनके एरिया का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो आपको समझना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जैसे आप यहां पर क्या निकालते हो, आप यहां पर एरिया निकालते हो लेंथ इनटू ब्रेथ की, ठीक है, आपको उतना जाना ही नहीं है लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया गया, रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाता तो बहुत लंबा चला जाता, तो याद रखेंगे कि इनका जो एरिया का रेशियो होगा, इनके साइड का स्क्वायर होगा। आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया था, सिमिलैरिटी में क्या पढ़ाया था कि अगर हमारा साइड का अनुपात ए अनुपात बी है तो हमारा एरिया का अनुपात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। तो अगर साइड का अनुपात ए बी सी है तो मतलब इसका साइड हो गया बी, इसका साइड हो गया ए, इसका साइड हो गया सी, ये इनके साइड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और साइड अगर ए है तो एरिया कितना होगा बताओ, साइड अगर ए है तो एरिया कितना होगा बताओ, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा सी स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, √3/4 की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा बोलोगे इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, तो इसका एरिया यहां पर ए स्क्वायर आएगा, इसका एरिया सी स्क्वायर आएगा और यहां पर इसका जो एरिया होगा वो बी स्क्वायर। उसी तरीके से सेमी सर्कल है तो कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर πr²/2 करने की, रेडियस निकालने की, नौटंकी करने की, सिंपल का सिंपल एक लाइन में बोलेंगे इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया सी स्क्वायर, इसका एरिया बी स्क्वायर। यानी जिस रेशियो में इनके साइड होते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर कोई पॉलीगन बनाया जाए तो उनका एरिया का रेशियो भी वही होता है। कल के दिन आप क्या करेंगे, कल के दिन आपका एग्जामिनर थोड़ा सा आपको टफ बनाने के लिए दे दे और क्या बोलेगा जरा समझिएगा। आपका एग्जामिनर बोलता है ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर पता है क्या किया गया है, इसके ऊपर एक हेक्सागन को बनाया गया है। हेक्सागन जानते हो, षष्ठभुज, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, और 6 भुजाएं में बोलेगा एक ये भुजा है, या पेंटागन भी बना दिया जाए, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये पांचवी भुजा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पेंटागन बनाया जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक पेंटागन बनाया जाएगा, ठीक है, यहां पर भी एक पेंटागन बनाया जाएगा। ये भी एक पेंटागन हो गया, यहां भी पेंटागन हो गया, यहां भी पेंटागन हो गया, टोटल हमारे 3 पेंटागन हो गए। अब तीनों पेंटागन में आपको जैसे मानो यहां पर ये बोला जाएगा कि इसका जो साइड है वो 8 है, ये साइड 6 है और ये साइड 10 है, तो बताओ इनका एरिया का रेशियो कितना होगा, या इनका एरिया का रेशियो कितना होगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि एरिया का रेशियो कितना होगा बता दो सभी पेंटागन के। आप क्या बोलोगे, अगर ये 8 है तो इसका एरिया 64 होगा, अगर ये 6 है तो इसका एरिया 36 होगा, अगर ये 10 है तो इसका एरिया 100 होगा। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो 64, 36 और 100 हो जाएगा, 64, 36 और 100 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। या कल के दिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसका एरिया बोल दे कि इसका एरिया तुम्हारा 200 है, तो इन दोनों का एरिया कितना होगा, तो 100 का 2 गुना 200, तो 64 का 2 गुना 128 और 36 का 2 गुना 172। इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। पेंटागन के जगह हेक्सागन, हेक्सागन के जगह हेप्टागन, कुछ भी दिया जा सकता है।
तो उसी तरीके से CHSL में ये सवाल आया था आपका, और CHSL में बस इतना ही तो पूछा गया था आपसे, इतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं थी, साइड वाइड मानने की, इतना कुछ करने की, कुछ भी नहीं मानने की आवश्यकता थी। सिंपल आपसे कहा गया था एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके परपेंडिकुलर पर तुम एक ट्रायंगल बनाते हो, हाइपोटेनस पर ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस वाले का एरिया h है और परपेंडिकुलर वाले का एरिया a है, तो तुम्हें a/h बताना है। मैंने क्या कहा कि अगर ये a होगा तो ये 1 होगा तो ये √2 होगा, तो इसका एरिया सीधा क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका एरिया 1 का स्क्वायर यानी 1, इसका एरिया √2 का स्क्वायर यानी 2, a/h बोला है 1/2 जो होगा वो क्या होगा, सीधा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म, बाफ कदम यहाँ पे, ठीक है, कि कितना होगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? एक स्टूडेंट कहते हैं सर प्रूफ कर दीजिए। मेरे भाई प्रूफ अभी तो दिखाया था, यहाँ पे इनके जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो कट जाते हैं, प्रूफ की आवश्यकता, देखो आप लोग है ना हर चीज के पीछे प्रूफ 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 भागते हो। जैसे मानो यहाँ पर इसकी साइड A हो गई, यहाँ पर इसकी साइड B हो गई, इसकी साइड C हो गई, मैं इसी को प्रूफ करता हूं। तो मानो यहाँ पर टोटल पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया, तीसरा ट्रायंगल हो गया ना मेरे भाई। तीनों ट्रायंगल की, पहले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी आप खुद बताओ, पहले ट्रायंगल की जो एरिया होगी √3/4, और इसका जो साइड है वो कितना है, a है तो a का स्क्वायर। दूसरे वाले का √3/4 और यहां पर साइड कितना है, b है तो b का स्क्वायर, ठीक है। तीसरे वाले का क्या होगा, √3/4, साइड कितना है, c है तो c का स्क्वायर। क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स कट जाते हैं और एरिया का रेशियो का अनुपात वही रहता है जो साइड का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहां पर भी, अब इसकी साइड A है तो कॉमन सेंस बात है, इसका एरिया साइड का स्क्वायर, इसका एरिया साइड का स्क्वायर, इसका एरिया साइड का स्क्वायर। इसमें भी जब पाई लगाओगे बाद में पाई 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 कट जाएगा, पाई 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 कट जाएगा, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म सब कट जाते हैं, कांस्टेंट कट जाता है तो एरिया पूछता है, एरिया पूछेगा तो एरिया साइड से ही तो बनता है, साइड के स्क्वायर से ही तो बनता है, तो बस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और कोई बात तो है नहीं इसमें, इतना बढ़िया कंसेप्ट आपको हम बता दिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए। दिए गए सवाल में हमसे AB का मान कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है। फिर उसके बाद हमसे AC का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। एंगल ABD का मान कितना दिया गया है, तो 90 कहा गया है। साथ में सवाल जो है हमारा AD का मान कितना है, तो 17 है, ठीक है। तो बोला गया CD का मान बताओ कितना होगा, CD का मान बताओ, ये CD का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखो जहां तक मुझे है सिंपल एक लाइन का आंसर है, 8 है 17 है, तो ये पूरा का पूरा आपका 15 आ जाएगा पाइथागोरस के ट्रिपलेट से, ठीक है। और यहाँ पर 8 है 10 है तो ये वाला मान 6 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो CD का मान कितना आएगा, 9 आएगा। सेकंडों में आंसर आप बता पाए, लेकिन कब बता पाए, जब आपका ट्रिपलेट आपको जुबान पे याद था, ठीक है, कि 8 है 17 है तो 15 होगा, 8 है 10 है तो 6 होगा, 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में क्या कहता है, 16 में कहता है कि एक त्रिभुज जो है वो आपका, ठीक है, एक त्रिभुज आपका ABC है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पर एक कहा गया है त्रिभुज बनाने को, तो आप यहाँ त्रिभुज बनाओ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहा गया तो आप ऐसा नॉर्मल सा त्रिभुज बना लो और त्रिभुज का नाम दे दो कि भैया इनका नामकरण करते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ABC का 2 गुना, ABC का 2 गुना, मान लो ABC को X मानते हो, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल X, एंगल X का कितना गुना, 2 गुना, बराबर ACB, ACB को मान लो यहाँ पर आप Y, तो बोला गया है 9 गुना किसके है, तो Y के है, ठीक। फिर उसके बाद कहा गया है 2 गुना किसके, तो 2 गुना यहाँ पर हमारे BAC के, BAC को मान लो Z, तो कहा गया है BAC का यानी Z का 2 गुना बराबर है किसके, तो 7 गुना ACB के यानी 7Y के। मतलब यहाँ रेशियो दिए गए हैं कि भैया इसका 2 गुना इसके 9 गुने के बराबर, इसका 2 गुना इसके 7 गुने के बराबर। हमें XYZ का क्या करना है, रेशियो निकालना है। हमें XYZ का क्या करना है, रेशियो निकालना है। यहाँ से आप देखेंगे तो X/Y का रेशियो कितना आएगा, तो 9/2 आ जाएगा, X/Y। यहाँ पर Z/Y का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यानी जब हम X, Y और Z को इकट्ठा लिखेंगे तो X का 9 है
तो y कितना है 2 है, और जब y 2 है तो z कितना है 7 है, यानी 9, 2 और 7 हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बता दो। 9, 2 और 7 हमारा रेशियो आएगा कि नहीं आएगा बताओ। x 9 है, y 2 है, z 3 है, यानी ये तीनों को उनका मान 9, 2, 11, 11, 7, 18, ये हमारा कितना हो गया 9, ये हमारा हो गया 2 यहाँ पर, और ये हमारा हो गया 7। 9, 2, 11, 7, 18, 18 का मान 180। अगर 18 का मान 180 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना यूनिट है 18 यूनिट है, और ये 18 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, तो बोलेंगे सर 180 डिग्री के बराबर। तो एक यूनिट 10 डिग्री के बराबर, यानी x कितना होगा तो 90 डिग्री, ये कितना होगा तो 20 डिग्री, और यहाँ पर ये कितना होगा तो 70 डिग्री। सवाल में हमसे क्या बोला है, सवाल में हमसे BC का मान पूछा गया है, ये BC का मान कितना होगा, ठीक है, ये BC का मान पूछा गया है, ये BC का मान कितना होगा बता दो, और बाकी मान दिया गया है। तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या अब ऐसा बनेगा तो नहीं बनेगा, ये असल में कैसा ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल जो है हमारा अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसा नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। प्रूफ करने के बाद ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। B पर जो कोण बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ये वाला कोण हमारा 90 का है। बाकी दोनों भुजाएं भाड़ में गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बाकी दोनों भुजाएं बाढ़ में गई। देखो यहाँ पर हमने ABC को, देखो यहाँ ABC को कितना माना था, x माना था, यानी ये x था हमारा, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो ये हमारा x था। उसके अलावा हमने ACB को y माना था, तो ये y था, और जो बच गया वो z था। ये वाला कौन सवाल में 90 डिग्री आया है। ट्रिपलेट कितने कितने हैं बता दो, तो AC का मान 17 है, AB का मान 8 है, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है, तो BC का मान कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर। तो हम 15 कब बता पाए, जब हमें मान पता चला। किसका मान पता चला, कोनों का मान। उसका रेशियो से उसके कोनों को सॉल्व किया, अलग अलग उसके मान आए, उससे हमने बताया कि इसका मान कितना होगा, तो 15 होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। दिए गए फोटो में यहाँ पर ADB का मान देखो, ADB नहीं दिया है एक्चुअल में, यहाँ पर ADC है, और ये ADC का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 90 दे रखा है। उसके बाद एंगल ABC का मान कितना है, तो यहाँ पर ये 45 दे रखा है। फिर उसके बाद हमसे कहा है यदि आपके AD का मान कितना है, तो आपके AD का मान यहाँ पर 10 है। AC का मान कितना है बता दीजिए, तो AC का मान हमारा 20 है, ठीक है। तो हमसे बोला गया यहाँ पर ये जो BC है, ये BC की लंबाई बताएंगे, ये BC की लंबाई कितनी होगी। वहां पर ADV नहीं है, कोई V शब्द नहीं है, ADC है यहाँ पर, तो ADC को जो है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। हिंदी सही है, इंग्लिश में ADC, ठीक है। बताइए सवाल, ADC हो गया, ADC हो गया, 90 है, यहाँ पर 90 दिया गया है, ADC का मान 90 है। अब जब ये 90 है, ये 20 है और ये 10 है, देखो यहाँ पर आपको कहा गया ना AC का मान 20 है और AD का मान 10 है, तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 300, 300 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 10√3, यानी यहाँ पर आपके DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10√3 आ जाएगी, ठीक है। अब वो 90 है तो आपको पता है भैया, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा, ये हमारा 10 है तो ये भी हमारा 10 होगा, ठीक है। ये हमारा 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 10 होगा। देखो 90 है तो 90, 45 तो 45, ये 10 तो ये 10। सवाल में BC का मान बोला है, यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ कितना है 10√3 है, तो 10 + 10√3, 10 + 10√3, √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है, 1.732 होता है। तो 10 का गुना इसमें जब लगाओगे तो 17.32, यानी 10 + 17.32, तो आप बोलेंगे सर 27.32 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात बता दीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को यहां से बताऊंगा मैं कि अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर सारे सॉल्यूशंस, और बहुत ऐसे सवाल हैं जो आसान हैं, जो इसमें आप खुद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे सारे क्लासेस में सभी क्वेश्चंस को कराने की आवश्यकता है यहाँ पे,
ठीक है, कि बैठ के मैं पूरे के पूरे 60 सवाल या जितने भी हैं वो मैं कराऊं। बहुत ऐसे सवाल हैं जो आप कर पाएंगे। ठीक है, साथ में चैंपियंस बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छे। ठीक, तो चैंपियंस बैच में जो है वो आप लोगों का चलना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट मैं पिछले 5 दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको शुरू करूं। 1 तारीख से हो गया, 2 तारीख, 2 तारीख से हो गया, 3 तारीख, 3 तारीख से हो गया, 4 तारीख, लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा है। रीजन है कि एक पर्टिकुलर होता है कि पूरे दिन में आप इतने घंटे की क्लास ले सकते हैं, या ऐसा आपका हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो वही बात है। तो आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का क्लास काफी डिले हुआ। कल भी मैं सोच रहा था लेने की, लेकिन फिर इमरजेंसी हो गया, स्टूडियो में जाना पड़ा। अभी भी मैं पढ़ा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये हाथ नीचे की तरफ गिर रहा है, इतनी ज्यादा कमजोरी है, क्योंकि काफी ज्यादा जो ब्लड है वो पैरों से बहुत ज्यादा बहा है। घुटने की चोट अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको चेहरे का जख्म दिख रहा है। हाथ में जो जख्म है वो अलग है, घुटने पर जो लगा है सो अलग है। तो इस वजह से जो है आप लोगों का क्लास रुकना नहीं चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो मैंने पूरा रिकॉर्ड करके जो रखा था वो आप लोगों को मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दी है। आपको डेली बेसिस पे उसी टाइम पे पूरी की पूरी सिंपल इंटरेस्ट रिकॉर्डेड मिल पाएगी। मैं लाइव नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बेस्ट तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तसल्ली से आप उसको देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइव में या रिकॉर्डेड में। जैसे अभी मैं आया हूं, बहुत कम ही होते हैं किसी के डाउट जो हम बता पाते हैं। ठीक है, तो आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट की डेली वीडियो आप लोगों को 2 बजे अपलोड हो जाया करेगी। इससे क्या होगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। मैं डेली सोच रहा हूँ आज लाइव आ जाऊं, कल लाइव आ जाऊं, पढ़ा दूं, लेकिन अभी अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए। मैं 1 या 2 ही क्लास अपने पूरे दिन में ले सकता हूँ। ठीक है, तो गुरुकुल में भी मेरी क्लासेस बंद हो रखी हैं। ठीक है, अभी वहां पर भी मैंने क्लासेस अपनी बंद रखी है, यहाँ पर भी बहुत लिमिटेड क्लासेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट की जो वीडियो है वो डेली 2 बजे एक पार्ट आ जाया करेगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको कंप्लीट करना है, और जो अगला टॉपिक होगा वो हम लाइव पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोस आप लोगों को आज से ही डेली मिलना शुरू हो जाएगा। 2 बजे से एक एक पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। स्टडी मटेरियल में आपके क्लास नोट्स और शीट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डाउट भेज सकते हैं, ये मैं आपके लिए कर सकता हूं। और सेशन के एंड में मैं एक डाउट सेशन भी रख दूंगा। ठीक है, सेशन के एंड में डाउट सेशन रख दूंगा, वो ज्यादा आसान है, इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक डाउट सेशन रहेगा, उसमें आपके सभी डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। और बाकी आप लोगों का अरिथमेटिक गुलशन कुमार बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे भाई। थोड़ा सा रिकवर हो जाता हूं तो यहाँ पर जो है हमारे बाकी बैचेस के अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मन लगाकर पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, बेस्ट जो है आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, और फीस तो आपसे इतनी ज्यादा ली नहीं है हमने कि हम आपको जो है ठग के चले जाएं। ठीक है, अकेले अकेले ज्योमेट्री इतना पढ़ा दिया है कि आपको कहने की ही जरूरत नहीं है, और पूरा तो पूरा टॉपिक तो बाकी ही है। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, बस यही आप लोगों का पर्पस होना चाहिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भाई। ठीक है, चलो। एसआई के जो डाउट आएंगे ना, वो डाउट मैं आप लोगों से ले लूंगा। ठीक है, डाउट क्लास एक ले लूंगा, उसमें आप लोगों डाउट अपने पूछ लेना। तसल्ली से वीडियो को देखना, आराम से 1x के स्पीड पे, 2x के स्पीड पे, जैसे आप चाहते हो, ताकि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, डाउट आएंगे नहीं इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगर डाउट आ भी गए तो आप मुझसे पूछ लेना भाई। ठीक है, चलो भाई, ओके।